तो अब समझिए कि जिस राज्य में 26 वर्षों में 27 वर्षों में आप 3 पूरी बहाली को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में एज को नीचे करना ये कहीं से भी जायज़, कहीं से उचित नहीं लगता है। अब है क्या कि इसमें देखिए जो बहाली का प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है उसमें एपीआई सिस्टम को अपनाया जा रहा है और इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस का वैल्यू जीरो है। क्या लग रहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों के हक में है ये? नहीं, मतलब देखिए मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोला हूँ और पहले भी मैंने कहा है इस बात को कि ये बिहार मतलब जैसे एज बार है या और जो दूसरे पैरामीटर्स लाए गए हैं वो बिहारी छात्रों के हित में ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जो यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, जैसे पूर्णिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, दरभंगा विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, तो ऐसे छात्र इसमें कहीं नज़र नहीं आएंगे। इस जो नया फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में वो हवा में उड़ जाए। तो मतलब अगर चुनाव में पकड़ा जाते तो ही परमानेंट? हाँ, तभी होता है, क्योंकि देखिए सरकारें जो है ना हमेशा अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के काम करती है। ये एक चलन है यहाँ पे। वो कोई कितना भी बोल ले सरकार कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ भी सच नहीं है ये, समझे। वो अपना वोट बैंक को वोट कैलकुलेशन के हिसाब से सारा काम करती है। तो ये वोट कैलकुलेशन में तो अभी ये है नहीं। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर हम सीधे अखिलेश सर से आपको चर्चा करते हैं, सवाल लेते हैं, सर जवाब देते हैं, बातचीत भी करते हैं। अभी घमासान जारी है इन्हीं तमाम मुद्दों पर। हमारे साथ बिहार पुलिस सेवा यानी कि एक्स डीएसपी और पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वर्तमान में, और सर लगातार जो है बेट के मुद्दे पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर, छात्र हित के मुद्दे पर सीधी बातचीत रखते हैं। तो हम सीधा सवाल लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ताज। सबसे पहली बात तो अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था, क्योंकि रिक्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। 211 डिग्री कॉलेज खोले गए हैं नए, और पहले से भी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का बहुत सारा पद खाली है। तो इन दोनों को मिलाकर देखें तो काफ़ी संख्या में रिक्तियाँ हैं इस वक्त, और इसी रिक्तियों को भरने के लिए जो हमारा लोक भवन है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो गजट में भी आ चुका है। उसमें नियम कानून का उल्लेख किया गया है कि किन नियमों के तहत और जो ये चयन प्रक्रिया है वो कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। फाइनल कर दिया गया पूरा? हाँ, एकदम फाइनल कर दिया गया है। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के काफ़ी टेंशन में है छात्र, वो उम्र सीमा को लेकर के है। बाकी चीज़ों पे तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो उम्र सीमा को लेके एक बहुत क्योस है। दूसरा है कि बेट होगा कि नहीं होगा, इन दोनों बातों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो मैं सबसे पहले उम्र सीमा की बात कर देता हूँ कि उम्र सीमा को मैक्सिमम 43 ईयर्स रखा गया है और मिनिमम न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष रखा गया है। जो 43 है तो बिहार के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें उस चीज़ को तो वो उतना जायज़ नहीं लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अकादमिक पृष्ठभूमि है लोगों का और लोगों का जो एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसमें देखिए कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय है यहाँ पे, मतलब छोटे जगहों में चलता है विश्वविद्यालय, वहाँ पे सेशंस का काफ़ी विलम्ब होता है, काफ़ी लेट चलता है सेशन। इसके बाद जो महिलाएँ हैं उनका कंटिन्यूस एजुकेशन नहीं चल पाता है, बीच में शादी हो गई तो फिर वो ब्रेक करके उनका एजुकेशन चलता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग मिला दें, जो हायर एजुकेशन की तरफ रुख करते हैं बच्चे, वो भी काफ़ी विलम्ब से करते हैं। तो इन सब चीज़ को अगर एक साथ हम लोग समाहित कर दें तो ऐसा लगेगा कि जो लोग एलिजिबल हो पाते हैं उनका एज ऑलरेडी 40-45 हो जाता है। दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ी बात है जिस पे मतलब एकदम विमर्श करना चाहिए और ये डिस्कशन का मुद्दा है कि अगर पिछले इस शताब्दी में अगर हम लोग 21वीं शताब्दी में देखें तो बिहार का 26 वर्ष गुजर चुका है। इन 26 वर्षों में अभी तक में मात्र 2 बहाली को कंक्लूड किया गया है। 26 साल में बस 2 बहाली को कंक्लूड किया गया है। 2003 का बहाली और 2014 का बहाली, और 2020 का बहाली अभी तक चल रहा है। उसमें सभी विषयों का कंक्लूड नहीं किया गया है और कुछ विषय कंक्लूड हो चुके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंट कर दिए गए हैं प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है लेकिन उनका फाइनल अंतिम परिणाम नहीं आया है, और ये दोनों विलम्ब जो है वो कोर्ट केसेस की वजह से है।
तो अब समझिए कि जिस राज्य में 26 वर्षों में 27 वर्षों में आप 3 पूरी बहाली को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में एज को नीचे करना ये कहीं से भी जायज़, कहीं से उचित नहीं लगता है। सर मेरा ये सवाल भी है, कहीं ना कहीं एज को लेकर आप हमेशा मुखर रहे हैं कि बिहार के हित को देखते, छात्रों के हित को देखते हुए मौका मिले। सर मेरा ये भी सवाल है कि अभी जो संविदा के आधार पर 4000 सीटों की बात हुई है, तो सर उसमें पीएचडी हो या कोई नेट हो या इसके अलावा एक्सपीरियंस हो, गेस्ट फैकल्टी हो, वो सब तो हवे में चले गए। सब देखिए, जो अभी 4000 बहाली की बात चल रही है, तो इसका कोई सरकार की तरफ से ऑथेंटिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है, मीडिया के अलग अलग विंग्स में ये खबरें चल रही है, तो उसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहाली तो होनी है, कारण कि डिग्री कॉलेजेस में टीचर को भेजना है, जो विश्वविद्यालय में रिक्त पद हैं वहाँ पे भेजना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षकों की ज़रूरत भी बढ़ी है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहाली तो होनी है। तो इसीलिए इसको सच हम लोग मान लेते हैं कि वो हो सकता है कि मतलब टाइम को लेकर 1 सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहाली होगी, ये तो तय है, क्योंकि मसौदा भी तैयार कर दिया गया है। अब है क्या कि इसमें देखिए, जो बहाली का प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, उसमें एपीआई सिस्टम को अपनाया जा रहा है, और इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, एक्सपीरियंस का वैल्यू जीरो है। दूसरी बात है कि जो बच्चे नेट हैं वही अपेयर कर पाएंगे, जो पीएचडी हैं वही कर पाएंगे। बेट तो इस समय किसी का हुआ नहीं है, तो बेट होगा नहीं होगा, अगर मान लीजिए जैसे खबर आ रही है कि बहुत जल्दी बहाली निकल जाएगी 1 सप्ताह के अंदर, यानी बेट नहीं होना है, तो उस स्थिति में इसका मतलब जो या तो नेट है जिसकी संख्या बहुत कम होती है बिहार में, और जो पीएचडी हैं, तो पीएचडी होल्डर्स भी एज बार में छट जाएंगे, तो कुल मिला के जो बिहार के नेटिव स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो एक तरह से कंपटीशन भी कम हो जाएगा, जिनका भी एज पूरेगा या जो भी मतलब नेट वेट किए हुए हैं इन दिनों में फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए एक लॉटरी है एक तरह से। और जो लोग मान लीजिए कि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पीएचडी करके एक्सपीरियंस था उनको, सब कुछ करके वो बैठे थे, जो पहले बहाली प्रक्रिया का जो पैरामीटर्स था, उस पैरामीटर्स को वो लोग उस पर बहुत साल से मेहनत भी कर रहे थे, तो वो सब खत्म हो गया। अब नए सिरे से नए ड्राफ्ट के अनुसार से जो नया मतलब मसौदा है उसके हिसाब से बहाली होगी, तो ये एक देखिए कि देखने वाली बात होगी कि ये। सर मेरा ये सवाल है कि हम लोग लंबे समय से, छात्र आपसे भी सवाल करते हैं, आप भी छात्रों से रूबरू होते हैं बेट को लेकर। बेट की मांग जो है जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, होनी भी चाहिए, तो सर आप बेट को भूल जाएं। अभी देखिए फिलहाल जिस तरह की खबर आ रही है, अगर उस खबर को हम लोग सच मान लेते हैं कि 5 दिन में बहाली आ जाएगी या 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी, तब तो बेट खत्म है। अस्थायी बहाली में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली है उसके लिए तो बेट खत्म हो गया। अब परमानेंट बहाली से पहले अगर बेट निकाल दें तो उसमें मौका मिलेगा, या अगर नहीं निकलेगा तो वहाँ भी मौका नहीं मिलेगा उनको। तो मत, और जहाँ तक सर हम लोग एक और बात कर रहे थे कि छात्र जो है चाह रहे हैं कि अगर ये बिहार की बहाली है, बिहार के डिग्री कॉलेजों में, तो जो बिहार को अच्छे से जानते हैं उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, तो डोमिसाइल को लेकर तो कोई जिक्र नहीं। डोमिसाइल को लेकर कोई जिक्र नहीं है, जो सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू रहेगा। तो जो 50% ओपन सीट है, तो उस ओपन सीट पे मतलब हर कोई एलिजिबल है आने के लिए, तो कोई भी आदमी दूसरे स्टेट के भी लोग आ सकते हैं। मेरा एक सवाल ये भी है सर कि छात्र जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर जो गेस्ट फैकल्टी है उनका भी एक अलग अपना दर्द है, वो भी मोर्चा खोल दिए हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है सर आपसे कि क्या लग रहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों के हक में है ये? नहीं, मतलब देखिए, मैं मतलब हर प्लेटफॉर्म पे बोला हूँ और पहले भी मैंने कहा है इस बात को कि ये बिहार मतलब जैसे एज बार है या और जो दूसरे पैरामीटर्स लाए गए हैं वो बिहारी छात्रों के हित में ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इससे मतलब ये जो भी प्रावधान किया गया है, तो उस प्रावधान के तहत बिहार के जो मूल रेसिडेंट छात्र हैं, बिहार के मूल रेसिडेंट छात्र में मतलब वैसे छात्र को हम मूल रूप से रखते हैं जो यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, जैसे पूर्णिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, दरभंगा विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं। तो ऐसे छात्र इसमें कहीं नज़र नहीं आएंगे। इस जो नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में वो हवा में उड़ जाएंगे। हवा में उड़ जाएंगे। मेरा ये भी सवाल है सर कि 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे होगा सर? का आदेश दिए गए थे कि 30 जून के अंदर तक जिला पदाधिकारी जो है युद्ध स्तर पर तैयारी करेंगे, ये होगा वो होगा, तमाम तरह की घोषणाएं किए गए हैं। तो आज तो सर 3 जुलाई हो गया।
हाँ, लेकिन सरकार इसको चाहती है कि जल्दी से जल्दी कर ले। तो अब ये सरकार का अपना इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका मनसा साफ है कि वो करना चाहती है और वो मतलब निकट भविष्य में जल्दी ही कर लेगी। वो करना चाहिए उनको, अगर वो वादा कर रहे हैं तो किसी भी सरकार के लिए या कोई व्यक्ति के लिए एज ए पर्सन, अगर मान लीजिए मैं किसी को कमिटमेंट करता हूँ तो उसे पूरा करना चाहिए। सरकार भी अगर मान लीजिए कोई घोषणा करती है तो उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन जैसे ये अब टीआरई को लेकर के देखिए कितनी बार घोषणाएं हुई, अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, तो ये तो दुखद है ही ना। इसलिए छात्रों को मतलब कई बार आंदोलन करना पड़ता है। लोकतंत्र में ये अधिकार है, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात कहने के लिए जो अहिंसक या कह सकते हैं कि विद इन रूल हम अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका प्रावधान है हमारे संविधान में। तो लोग करते हैं, या हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। तो ये सब हमको मतलब एक नागरिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उनका उपयोग करते हैं लोग। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल जो आपसे ये होगा कि 1 जुलाई तक की तो बातें थी सत्र की शुरुआत होने की, उसके वो तो हवा में रह गए, लेकिन अभी जो नए इसमें आएंगे, जो भी नई बहाली होगी, चाहे वो संविदा हो, तो बाद में मान के चलिए वो दावे करे, आंदोलन करे, मोर्चा खोल दे कि हम आए हैं अब हमको भी कीजिए, परमानेंट कीजिए, बहुत तरह की बात, क्योंकि ये भी तो एक तरह से गेस्ट फैकल्टी की ना बहाली है। तो इससे पहले जो गेस्ट फैकल्टी हैं तो उनके अधिकार तो मतलब कुचल दिए गए। नहीं देखिए, मतलब उस पर तो बहुत बार बात हो चुकी है, उसमें कई बातें हुई, कई बार शिक्षा समिति का रिपोर्ट भी गया कि उनको समायोजित कर दिया जाए, तो हुआ नहीं। तो उनका दावा टिकेगा नहीं, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में लिखा हुआ है कि वो कभी परमानेंट बहाली के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो अदालत का रुख तो अभी जो हो रहा है ये भी अभी भी जो हो रहा है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली होगा तो उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि वो परमानेंट के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, तो उनका दावा मान्य नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए दावा कर सकते हैं, लेकिन सरकार का काम है मानना नहीं मानना। अगर हमको कोई संवैधानिक अधिकार है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में तो कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे। वो कोर्ट में हार हो जाए, कोर्ट जाएंगे तो वो चूंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं कि हम परमानेंट के लिए दावा नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको कोर्ट में बनता नहीं, इसलिए उनको कंटिन्यूस नहीं दिया जाता, बीच में ब्रेक किया जाता है। 11 मंथ्स का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और 11 मंथ के बाद फिर 1 महीने के लिए ब्रेक होगा, फिर नया उनका रिन्यूअल होगा। तो इसलिए वो लगातार उनका तो होगा नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जो अभी मामले हो रहे हैं, सरकार सर, आप जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात किए हैं, सरकार ऐसे ही कई सारी बहालियाँ संविदा पे की हैं, बहुत बहालियाँ, बिहार में ताबड़तोड़ संविदा बहालियाँ हुई, चुनावी घोषणाओं में उन्हें परमानेंट किया गया। आप भी देखें, पूरा बिहार पूरा देश देखा है, तो ये तो चुनाव से बाहर हैं, अब तो इसका कोई उम्मीद नहीं रहा। चुनावी घोषणा में चुनाव के टाइम में तो मतलब जो गेस्ट फैकल्टी है उनके समायोजन की बात बहुत जोर शोर से चली थी, या उनके सैलरी भी इन्हांस करने की बात चली थी, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब क्या होगा? अब तो मतलब अगर चुनाव में पकड़ा जाते तो ही परमानेंट, हाँ तभी होता है, क्योंकि देखिए सरकारें जो है ना हमेशा अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के काम करती है। ये एक चलन है यहाँ पे, वो कोई कितना भी बोल ले सरकार कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ भी सच नहीं है ये, समझे। वो अपना वोट बैंक को वोट कैलकुलेशन के हिसाब से सारा काम करती है। तो ये वोट कैलकुलेशन में तो अभी ये है नहीं, और मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कभी वोट, क्योंकि देखिए इनकी संख्या बहुत कम होती है, उससे कोई वोटिंग पैटर्न पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमको पता है कि मतलब इससे बहुत वोट बैंक पे असर पड़ना नहीं है। अच्छा, ये बहाली सर कितना दिन में आप कंप्लीट मानते हैं अपने अनुसार? देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली तो विद इन मंथ कंप्लीट किया जा सकता है, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जा सकता है परमानेंट बहाली। लेकिन इसमें जो लोग हैं वो तो एक तरफ मोर्चा खोल दिए हैं, कोर्ट भी जाएंगे, कहीं कहीं और भी आज बैठक भी बुलाए। हम आपको बोले ना कि संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति को, अगर किसी सरकार के किसी भी नियम से या सरकार के किसी भी कदम से वो संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट जा सकते हैं। तो उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है, कोई नहीं रोक सकता है। मेरे कहने से ना तो रुकेगा ना मेरे कहने से जाएगा। तो जो पीड़ित है तो वो पीड़ित आदमी अपने हक के लिए किसी भी तरह मतलब जो उसका संवैधानिक अधिकार है उन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है, वो करेगा। तो आपने सुना कि किस कदर जो है बहाली को लेकर अखिलेश सर हमेशा से बेट के मुद्दे पर हो, बीपीएससी के मुद्दे पर हो, टीआरई 4 के मुद्दे पर, छात्र हित से जुड़े मुद्दे पर बेबाक और मुखर रहे हैं, सीधे सवालों का जवाब देते हैं बिना किसी तामझाम के। और आज जो है बेट के मुद्दे पर जो है हम और भी आपको खबरें आगे दिखाते रहेंगे, सर से जुड़े रहेंगे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।